हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10 की बायोलॉजी, जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, इसका आज हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग इसके पार्ट 1, जिसे हम लोग मानव शरीर की संरचना के नाम से जानते हैं, इसका हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो टॉपिक लेकर चलने वाले हैं वो हैं हमारा, सबसे पहले तो शरीर का निर्माण का प्रक्रम होगा, उसके बाद हम लोग चर्म, अधिचर्म, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय कर लेते हैं कि विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर मानव शरीर या जीवों के शरीर का निर्माण होता है। जैसे हाथ, पैर, कई सारे अंग हैं हमारे ना, हाथ है, पैर है, ठीक है, नाक है, कान है, कई सारी चीज़ें। तो इन सब अंगों को जब हम लोग मिलाते हैं तो एक मानव शरीर का निर्माण होता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि शरीर का निर्माण का प्रक्रम, मतलब ये शरीर का निर्माण होता कैसे है। ठीक, तो शरीर के निर्माण में सर्वप्रथम कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? कोशिकाओं का निर्माण होता है। अनेक कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और ये अनेक अंग मिलकर एक शरीर का, मानव शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो अंग, अब इधर आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है। इसमें जो भी लिखा होगा आप अपना पीडीएफ इसको बना लीजिएगा। आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा नीचे दिए गए लिंक पर, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं अपना कॉपी वगैरह, जो भी आप नोट्स वगैरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और एक डाउट यहाँ पे था कि अगर सर मैं यहाँ का हूँ, सर मैं वहाँ का हूँ, अब मैं पटना बोर्ड का हूँ, मैं यूपी बोर्ड का हूँ, तो बच्चों ऐसे में ये पढ़ा रहा हूँ यूपी बोर्ड का ही, लेकिन आप लोगों के लिए मैं क्लियर कर दूं कि ना तो ये यूपी बोर्ड के लिए, ना तो ये राजस्थान बोर्ड के लिए, ये सभी हिंदी माध्यम के जितने भी छात्र हैं हमारे, उन सभी के लिए है। तो बच्चा आप लोग परेशान मत होइए, सभी बोर्ड के लिए है आपको, क्योंकि बोर्ड्स क्या होते हैं, अगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं पे अगर हम लोग बात करें कि जैसे v बराबर आई आर, कहीं ऐसा तो होगा नहीं कि v बराबर आई आर की जगह हो जाएगा v बराबर या हो जाएगा, माफ़ करिए, v बराबर आई आर की जगह कुछ और हो सकता है, v बराबर a हो सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता। जो कुछ होंगे सब सेम होंगे, सिलेबस भी सेम होते हैं लगभग भैया। तो आप लोग इसका कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में से निकाल दीजिए, केवल आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाइए और अच्छे से तोड़ डालिए एग्ज़ाम को, फोड़ के आइए बस। तो मैंने यहाँ पे, अब आप कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर बहुत बड़ा हो गया है। सर मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों में से कई सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं होंगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कई सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं होंगी, इस वजह से मैं कोई भी ऐसा टॉपिक यहाँ से मिस नहीं कर रहा हूँ जो आप लोगों को मिसगाइड कर सकता है। ठीक, तो सबसे पहले तो हमारे शरीर के निर्माण में सर्वप्रथम कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाएँ क्या बनाती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं, और ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और अनेक अंग मिलकर एक कार्य को संपादित करते हैं। ठीक है, एक ही कार्य को संपादित करते हैं। तो अंग के इस समूह को अंगतंत्र कहते हैं। अब अंगतंत्र जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1, मानव का अध्यावरणीय तंत्र। मानव का अध्यावरणीय तंत्र, अब इसके अंतर्गत क्या आता है भैया? तो इस तंत्र के अंतर्गत त्वचा तथा इससे संबंधित रचनाएं आती हैं। अगर हम लोग बात करें अध्यावरणीय तंत्र की, तो हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा हम लोग देखते हैं ना, ये ऊपरी त्वचा, नीचे से लेकर पूरी इसका मांस जिसे हम कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें लेकर जो एक तंत्र बनता है, इसे को हम लोग कहते हैं अध्यावरणीय तंत्र। तो आप लोग इसमें ना कन्फ्यूज़ होइएगा कि अध्यावरणीय तंत्र क्या है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो अध्यावरणीय तंत्र जो होता है ना, ये त्वचा और अनेक तो इससे संबंधित रचनाएँ पाई जाती हैं। तो पहला है इसमें देहभित्ति। अब देहभित्ति क्या होता है हम लोग अभी देखेंगे कि जो देहभित्ति होता है ना, ये अन्य स्तनधारियों की भांति मानव शरीर पर अनेक स्तरों से बना एक संयुक्त स्तर होता है, जिसे देहभित्ति कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग देहभित्ति कहते हैं। ठीक, अब आगे बात करेंगे हम लोग त्वचा की। अब देहभित्ति, अगर आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो देहभित्ति हमारी ऊपरी जो हमारे ऊपरी स्किन दिखाई पड़ती है, ये नहीं है। इसके अंदर जो सबसे निचली सतह जो होती है, उसे हम लोग देहभित्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? त्वचा पे चलते हैं। तो सबसे बाहरी देहभित्ति के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं हम लोग? त्वचा या अध्यावरण कहते हैं।
अब देखिए, देह भित्ति अंदर वाला भाग है और त्वचा हमारा बाहर वाला भाग है। तो बाहर वाला जो भाग होगा इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको ना समझ में आ रहा हूँ, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारी त्वचा हो गई, ठीक है। तो ये हमारी त्वचा हो गई, अंदर से मांस वांस हम लोग थोड़ा निकाल देते हैं, ये हमारा मांस हो गया, ठीक, मांसपेशियाँ हो गई। अब ये ऊपर का भाग जो होगा ये होगा हमारा त्वचा, और निचला भाग जो होगा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा देह भित्ति, ये हमारा देह भित्ति होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करना है। चलो अब बात करते हैं त्वचा की संरचना के बारे में। उन्हें त्वचा के बारे में जान लिया, लेकिन त्वचा की संरचना के बारे में हम लोगों को जानना है कि त्वचा की संरचना होती कैसे है। बाहरी आवरण की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जो हम लोग की मानव की जो त्वचा होती है ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। ये कितने प्रकार की होती है? 2। एक अधिचर्म होता है, पहला तो अधिचर्म हो गया, और अगर हम लोग दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा कहाँ गया, दूसरा अभी हम लोग नहीं, इसमें नहीं पढ़ने वाले। तो पहले तो हम लोग पढ़ते हैं अधिचर्म के बारे में। अधिचर्म क्या होता है? तो त्वचा के बाहरी तंत्र को या स्तर को अधिचर्म या एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस या अधिचर्म कहते हैं। इसका निर्माण भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। त्वचा के सबसे भीतरी सतह में वर्णक कणिकाएँ तथा सूक्ष्म संवेदनाग्राही रचनाएं पाई जाती हैं। शरीर के विभिन्न भागों में इसकी मोटाई अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग की हाथों की अधिचर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है कि त्वचा के बाहरी तंत्र को, त्वचा का जो बाहरी तंत्र होता है ये हमारा अधिचर्म होता है। हम लोग देखते हैं ना, जहाँ पे अगर अधिचर्म की बात की जाए तो अगर हम लोग कह सकते हैं ना, अधिचर्म त्वचा का वह भाग होता है जिसमें ब्लड की मात्रा, जिसमें खून की मात्रा लगभग नगण्य होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कम होती है। क्योंकि अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। हम लोग हाथ की हथेली पे जब देखते हैं, हथेली के थोड़ा हम लोग जहाँ पे हम लोगों की उंगलियाँ होती हैं, ये जैसे हम लोगों की, मुझे नहीं लगता मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बना पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। ये हम लोगों की उंगलियाँ हो गई, ठीक है, ठीक, ये हम लोग की उंगलियाँ हो गई, ठीक है। ये हम लोग की, अब यहाँ पे जो ऐसे हल्का हल्का गोल टाइप में बन जाता है ना, जो चमड़े हम लोग कहते हैं सिकुड़ गए हैं या इकट्ठे हो गए, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि वहाँ पे अगर हम लोग किसी नुकीली चीज़ से हल्का सा वहाँ पे घुसा है ना, तो हम लोग को ना तो दर्द होता है, ना तो वहाँ से ब्लड निकलता है, ना तो रक्त वहाँ से प्रवाहित होता है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ की वही हमारा है अधिचर्म, वही हमारा अधिचर्म या एपिडर्मिस है, वही हमारा अधिचर्म या एपिडर्मिस है। तो अब यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। दूसरी बात, पहला चीज़ तो अधिचर्म में ब्लड की मात्रा, रक्त की मात्रा लगभग बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि तभी तो उसमें से ब्लड नहीं निकलता, नहीं तो ब्लड निकलता। और दूसरी बात, ब्लड की मात्रा अगर कम होगी तो वहाँ पे हम लोगों को दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, अधिचर्म। अब दूसरी बात क्या हुई, अधिचर्म की सतह मोटी है। अब बात करते हैं हम लोग पैर की हथेली पे, पैर के तलवे पर भी यही होता है, ठीक। आगे चलते हैं अधिचर्म की संरचना के बारे में। तो अधिचर्म का जो संरचना है ना, ये 5, इसका निर्माण जो होता है, इसके 5 मुख्य अंग हैं जिनके मिलकर अधिचर्म का निर्माण होता है। तो पहला तो हो गया मैलपीकी या अंकुरण स्तर। अब यही देख लीजिए, मैंने बड़ा क्यों लिखवाया है, मैं बता रहा हूँ, इस थोड़े बड़ा मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, ठीक है। और तो चलिए भैया शुरू करते हैं। तो हमारा मैलपीकी या अंकुरण स्तर, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटम मैलपीकी, ओके। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। ये क्या होता है, ये चर्म के ठीक बाहरी स्थित अधिचर्म का सबसे भीतरी भाग होता है। जो हमारा अधिचर्म होता है, इसके भीतरी स्तर, इसके अधिचर्म सबसे भीतरी स्तर होता है। इसका निर्माण स्तंभाकार जीवित कोशिकाओं से होता है। मैलपीकी स्तर की कोशिकाओं में त्वचा को रंग प्रदान करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे रंगा कोशिका के नाम से जानते हैं। हम लोग की त्वचा पे देखते हैं ना, किसी की त्वचा थोड़ी काली होती है, किसी की त्वचा क्या होती है, थोड़ी भूरी होती है, किसी की सफ़ेद वाइट होती है।
तो ये होता किस कारण से है? ये रंगा कोशिकाओं के कारण होता है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? ये भैया कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं अंकुरण स्तर में। और ये अंकुरण स्तर कहाँ पे पाया जाता है? अंकुरण स्तर कहाँ पे पाया जाता है? ये चर्म के ठीक बाहर स्थित होता है। ये चर्म के ठीक बाहर स्थित होता है। ठीक है, ठीक है। अब चलो भैया, ये चर्म के ठीक बाहर स्थित होता है और इसी में पाया जाता है, और इसी में पाई जाती है रंगा कोशिका, जिनकी वजह से हमारी त्वचा पे क्या आता है? रंग आता है, कलर आता है। अब बात करते हैं स्पाइनोसम स्तर की, जिसे हम लोग शूल स्तर के नाम से जानते हैं। या अंकुरण स्तर के बाहर स्थित होता है। बाहर स्थित शाखामय कोशिकाओं से बना एक स्तर होता है जो अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करता है। अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करता है, त्वचा को मजबूत बनाए रखता है। त्वचा को मजबूत बनाए रखता है ताकि वो बाहरी जो भी हमारी जैसे बाहर का कोई भी जैसे क्या हो जाए, उस पर कभी चोट वगैरह लग जाए, तो इन सब से बचाने के लिए, इन सबको बचाने का कार्य कौन करता है? शूल स्तर। और ये इसका मेन काम क्या है? अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करना। ठीक, क्लियर हुआ भैया? चलो अब बात करते हैं ग्रैंथुलोसम या कण स्तर की। तो ग्रैंथुलोसम या कण स्तर क्या है? यह शूल स्तर के बाहर स्थित चपटी कोशिकाओं से बना एक स्तर होता है। इसकी कोशिकाएं केरेटोहाइलिन प्रोटीन के कारण कणिकामय होती हैं। ठीक, अगर तो ये कहाँ पे स्थित होता है? अगर हम बात करें कि कण स्तर कहाँ पे स्थित होता है, तो ये शूल स्तर के बाहर स्थित होता है। ठीक है, और ये चपटी कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक, और इसकी कोशिकाएं केरेटोहाइलिन प्रोटीन के कारण कणिकामय होती हैं। अब आगे चलते हैं चौथे भाग की तरफ। चौथा भाग है न्यूसिडम या स्वच्छ स्तर। न्यूसिडम या स्वच्छ स्तर क्या होता है भैया? तो यह कण स्तर के बाहर स्थित चपटी कोशिकाओं से बना एक स्तर होता है। इसकी कोशिकाओं में स्थित जो केरेटोहाइलिन प्रोटीन एलिडिन नामक पारदर्शी प्रोटीन में बदल जाता है, जिससे कोशिकाएं जलरोधी हो जाती हैं। यही कारण होता है कि जब हम लोग जल में काफ़ी देर तक ही उसमें रहते हैं, जल में काफ़ी देर तक अगर हम लोग रहते हैं तो हमारी त्वचा थोड़ी सिकुड़ जाती है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि त्वचा में जो हमारे रंध्र होते हैं, रंध्रांध्र होते हैं, ये सब श्वसन नहीं कर पाते हैं। और श्वसन क्यों नहीं कर पाते हैं? इस पारदर्शी एलिथिन नामक पारदर्शी प्रोटीन में के कारण, क्योंकि ये क्या करता है? उन सबको जैम कर देता है, जिससे क्या होता है? वो जलरोधी हो जाती है, बाहर से जल इसमें आ नहीं पाता, और क्या होता है? वो त्वचा उस जगह सिकुड़ जाती है। ठीक, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग कर्नियम या कण स्तर की। तो कर्नियम या कण स्तर क्या होता है? तो यह अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर होता है। इसका निर्माण शल्की पतली मृत कोशिकाएं से होता है। कोशिकाओं का एलिडीन युक्त कोशिकाएं मृत केरेटिन में बदल जाती हैं। ठीक, यह स्तर रक्षात्मक केरेटिन युक्त शल्कीय कोशिकाएं समय समय पर शरीर से पृथक होती रहती हैं। इस क्रिया को निर्मोचन कहते हैं। हथेली व तलवों पर यह स्तर मोटा होता है। तो भैया यही है जो बाहर की हमारी जो त्वचा होती है, ये क्या होती है? ये समय समय पर क्या होती है? थोड़ा थोड़ा करके निकलती रहती है। हम लोग देखते हैं ना, कभी किसी न किसी का ठंडी वाले मौसम में होता है, किसी का बरसात में होता है, कभी भी हो सकता है कि हमारी त्वचा क्या होती है? अधिचर्म जो होते हैं, माफ़ करना, जो हमारी बाहरी त्वचा होती है, कण स्तर जिसे हम करते हैं, कर्नियम जिसे कहते हैं, तो ये क्या होती है? निकलने लगती है। ये तो जो त्वचा निकलती है, जिसे हम लोग देखते हैं बहुत खुरदुरा टाइप में लगने लगता है, जैसे लगता है पता नहीं क्या हो गया, कहीं पे त्वचा है, कहीं पे पुरानी, कहीं पे नई वाइट सतह हो जाती है। तो ऐसा कब होता है? तो ये होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी त्वचा होती है ना, वो थोड़ा पुराने होने की वजह से, कह सकते हैं कि पुराने होने की वजह से वो थोड़ा निकलने लगती है, और ये समय समय पर अपने समय पर होता रहता है। और ये जो प्रक्रिया होती है त्वचा के निकलने की, इसे हम लोग निर्मोचन कहते हैं। तो बाहरी जो सतह होती है, यही हमारी है कर्नियम कण स्तर, और ये सतह जो होती है
ये हथेली और पैर के तलवों पर इसका स्तर मोटा होता है। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे चर्म की। हम लोग पहले अभी बात की है अधिचर्म की, आगे बात करेंगे चर्म की। आगे कई सारी चीज़ें हम लोगों को मिलने वाली हैं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।